हे एवरीवन, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। क्या हाल चाल आप सबके। देखो जी, हम आ चुके हैं थर्ड और फाइनल पार्ट ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि आज की इस वीडियो में हम अपने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर को समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमारे सिलेबस में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ मिस हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, अननेसेसरी इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो और जिसकी ज़रूरत ही ना हो। और ये डाउट ना, ये वैलिड लॉजिकल डाउट्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर किया गया है। और टीचर्स भी ना अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कोई बहुत कम पढ़ाता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाता है। हमारी इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ने वाले हैं, ना कम ना ज़्यादा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना अकाउंटेंसी का आई कैन से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, क्लास 11th के लिए नहीं है। क्लास 11th में ना आप लोगों की बहुत छोटी सी एक मीटिंग करवाई जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, कौन से अलग अलग तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके बेनिफिट्स या एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या हैं, और अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस क्या है। दैट्स इट। इसके अलावा हमारे सिलेबस में और कुछ है ही नहीं, और वही मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस एंड इंड एस, ये तीन तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम ओवरव्यू जानने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस और इंड एस, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, उनके अलग अलग तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फाइनली इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। यही हमारे सिलेबस में है। तो यहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना। पर इन टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं एक टॉपिक आपको समझाना चाहता हूं, जो कि आई थिंक आपका बेस बिल्ड करने के लिए जरूरी है। क्योंकि इस टाइम पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहां पढ़ के आए हैं, पार्ट 3 में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहे हो, ये क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग होते हैं? और अलग होते हैं तो क्यों होते हैं? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। एंड द आंसर इज कि हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक ब्रॉड टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको ये बोले कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं और रोड पे सेफली ड्राइव करनी है, ठीक है, ये हो गया एक ब्रॉड और वाइड टर्म जिसमें आपको ये बोल दिया कि आपको सेफ्टी बनाए रखनी है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको इतना ही बताते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बहुत स्पेसिफिक और बहुत डिटेल में गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताएंगे कि आपको रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बताएंगे कि आपको सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करनी है। अगर आप बाइक पे हैं, टू व्हीलर पे हैं, तो आपको हेलमेट लगाना है। लेफ्ट राइट जाते टाइम आपको इंडिकेटर्स यूज करने हैं। आपको स्पीड लिमिट अपनी उस रोड की स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अंदर रखनी है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस लेवल ऑफ डिटेल्स की बात करते हैं। दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स में, वो लेवल ऑफ डिटेल का ही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल थोड़े वाइड लेवल पे बात करते हैं, ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, उसके बारे में समझा था, राइट। देयर इज अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, स्टॉक की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हमने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी पढ़ा था। फिक्स्ड एसेट के लिए भी एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि आपको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। एक कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स्ड एसेट्स पे ही बेस्ड है। यानी कि ऑल आई एम ट्राइंग टू से
कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थोड़ी ब्रॉड टर्म थी, वाइड टर्म थी। दैट इज इट। ये आपके सिलेबस का पार्ट शायद नहीं है, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझाना आपको जरूरी था कि वाई वी आर कीपिंग इट सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले टॉपिक से, जिसमें हम तीनों ही तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझेंगे। ये समझेंगे कि ये अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो IFRS है और जो इंड AS है, वो क्यों लाई गई, उसको हम डिटेल में समझते हैं। और इसको मैं कहानी के थ्रू आपको एक छोटी सी कहानी के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं, कहानी के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले का जो टाइम था ना, बड़ा इजी था। इंसान कम लालची हुआ करते थे, बिजनेसेस छोटे छोटे थे। बिजनेसेस या तो एक शहर में होते थे, मतलब एक शहर के लेवल तक होते थे, थोड़ा बिजनेस बड़ा हो गया तो वो एक स्टेट लेवल तक पहुंच जाते थे कि राजस्थान में, हरियाणा में, तमिलनाडु में एक स्टेट लेवल तक बिजनेस पहुंच गया, पूरे स्टेट में बिजनेस फैला हुआ है। थोड़ा और बिजनेस बढ़ जाता था और वो नेशनल लेवल तक पहुंच जाता था कि चलो अब मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में बिजनेस करता है, डील करता है। ठीक है, लेकिन वो एक कंट्री तक ही लिमिटेड रहते थे। तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस सिर्फ अगर इंडिया में ही काम कर रहा है, इंडिया के बाहर नहीं है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS शॉर्ट में बोलते हैं उसको, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इशू किए थे, जिससे कोई भी इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कर सकता है। ठीक है, सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे, दीज वर इश्यूड बाय ICAI टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ये तो हमें बताइए कि यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लाने के लिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे। ठीक है, इससे क्या होता है, हेल्प्ड बिजनेसेस प्रिपेयर रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी पहली स्टेप हो गई, जो एक छोटे बिजनेसेस जिसका सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर लेना देना है बिजनेस है, वो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते थे। लेकिन बात यहां से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इंसान जो है ना वो लालची होना स्टार्ट हो गया। उसको अब एक ही देश तक सीमित नहीं रहना था, उसको क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करना था। यानी कि इंडिया में अगर कोई बिजनेस है तो वो इंडिया में तो बिजनेस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उसको इंडिया के बाहर भी बिजनेस करने की इच्छा हुई। इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि बिजनेस नेशनल ना होकर इंटरनेशनल होना स्टार्ट हो गए, ग्लोबल लेवल तक पहुंचना स्टार्ट हो गए। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो करे, जो इंडिया स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ये वाले। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बिजनेस है वो इंडिया के साथ साथ US में भी बिजनेस कर रहा है, यूएस में भी अपना माल बेच रहा है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसके यूजर्स ना सिर्फ इंडिया में होंगे बल्कि वहां पे भी, यानी अमेरिका में भी आपके यूजर्स बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, वहां के कस्टमर्स, वहां के सप्लायर्स, वहां की गवर्नमेंट, वहां की टैक्स अथॉरिटीज, वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के बैंक्स, ये सभी यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो ये यूजर्स अब अमेरिका में भी अवेलेबल हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, बट वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि आपने इंडिया स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। इसीलिए जरूरत किस चीज की फील हुई, ये रियलाइज हुआ कि हमें एक ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, जो पूरे वर्ल्ड में सेम फॉलो होते हो, हर जगह सेम फॉलो होते हो। इसी के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए, जिनको हम शॉर्ट में IFRS कहते हैं। सो यहां से पहले एक बार पढ़ लेते हैं, कंपनीज स्टार्टेड एक्सपेंडिंग अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, बिल्कुल अक्रॉस, मतलब एक कंट्री से भी ज्यादा में अपना बिजनेस फैलाने लग गई। इससे हुआ क्या, डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स मेड कंपैरिजन डिफिकल्ट। हर कंपनी ने अपनी अपनी कंट्री के रूल्स को फॉलो किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, लेकिन इससे ग्लोबल लेवल पे उनका कंपैरिजन डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के साथ नहीं थी, हर कंपनी जिस भी देश में उसका ओरिजिन था, जहां से भी वो ओरिजिनली थी, वो अपने वहां के उसी देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही थी। तो अब जब उन्होंने अपने देश से बाहर निकलना स्टार्ट किया, तो फिर जो यूजर्स थे उनके लिए कंपैरिजन करना, उस इंफॉर्मेशन को यूज करना डिफिकल्ट हो गया। इसीलिए ए नीड वाज फेल्ट फॉर ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हर कंट्री फॉलो करती हो, हर कंट्री एक्सेप्ट करती हो।
इसीलिए IFRS का जन्म हुआ। इसीलिए IFRS का जन्म हुआ। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इशू किए गए थे, जिसको जन्म दिया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, विच इज कॉल्ड एज IASB। ये है क्या? यहां पे दुनिया भर के अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। ठीक है, तो IASB ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, और इनका पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड। ये कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में अगर अकाउंटिंग होनी चाहिए तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके होनी चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब इंडिया ने बोला कि सर आपके IFRS बहुत अच्छे हैं, हम उनको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन इंडिया में बिजनेस कंडीशंस थोड़ी अलग हैं। इंडिया में जो बिजनेस रूल्स और लॉस फॉलो होते हैं वो भी थोड़े से अलग है, इसलिए हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं IFRS में और इंडेस लेके आते हैं। सो इंडेस क्या है? इंडेस मॉडिफाइड वर्जन है IFRS का। ठीक है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। इंडेस आर स्टिल क्लोजर टू IFRS, काफी सिमिलैरिटीज हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो इंडिया ने अपने बिजनेस कंडीशंस और लॉज रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़े से मॉडिफाई कर लिए और उनको फिर इंडिया में अपनी कंपनीज पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड IFRS डायरेक्टली, इंस्टीड इट फॉलोज Ind AS अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS, और इसका जो एप्लीकेशन है वो मेनली टू स्पेसिफाइड। सो गवर्नमेंट ने बोला कि हर कंपनी को इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हर कंपनी को Ind AS फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी उन कंडीशंस में फॉल करती है, उन्हीं कंपनीज को Ind AS फॉलो करने की जरूरत है, अदरवाइज वो अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में फॉलो होते थे, वो फॉलो करके चल सकती है। क्यों? क्योंकि Ind AS सिर्फ लार्ज कंपनीज पे अप्लाई करने हैं, जिनका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ हो या फिर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, उन्हीं कंपनीज के लिए Ind AS को फॉलो करना जरूरी होता है। बाकी कंपनीज आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओरिजिनल वाले फॉलो करके चल सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि इंडिया में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ओरिजिनली इशू किए गए थे, ICAI ने इशू किए थे, और वो आज भी बहुत सारी एंटिटीज फॉलो करती है। सिर्फ कौन सी एंटिटीज को Ind AS फॉलो करने की जरूरत है? जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, वो कंडीशंस में उन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करी हैं, अगर उनमें से किसी भी कंडीशन में कोई कंपनी फॉल करती है तो उसको Ind AS फॉलो करने जरूरी हो जाते हैं। वो कंडीशंस आपको याद समझनी नहीं है, आपको पढ़नी नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप बस इतना सोच सकते हैं, इन शॉर्ट, छोटी कंपनीज आज भी, छोटे बिजनेसेस आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। बड़ी कंपनीज या बिजनेसेस के लिए Ind AS को फॉलो करना जरूरी हो गया है। और वो क्यों किया गया? कि ऑब्जेक्टिव है हमारा ऐसी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वर्ल्ड की बाकी सभी कंपनीज के साथ कंपेरेबल बनाना। ठीक है, क्लियर है? अगर ये वाली स्लाइड समझ में आती है ना, तो बाकी की स्लाइड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ओरिजिनली ICAI ने इशू किए थे। accounting standards are written rules and guidelines that govern the preparation and presentation of financial statements। मैंने बोला था ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेवल ऑफ डिटेलिंग का डिफरेंस है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यही बात करते हैं, वो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की और प्रेजेंट करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी वही करते हैं, बस यहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल और स्पेसिफिक बातें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में और उनको प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। ये इशू किए जाते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CA होते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है। ये ICAI इशू करता है।
ठीक है, क्यों इशू करता है? क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस जो है ना वो एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हम यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहते हैं बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये चाहते हैं कि वो सेम चीज, मतलब सेम रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें और जिससे कि कंपेरेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईसीएआई ने इशू किया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम जो हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव सेम ही है जो हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, जो हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी पढ़ा था, और हम अभी भी यही पढ़ रहे हैं। सेम चीज है। हम क्या करना चाहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम लेके आना चाहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी। एक ट्रांजैक्शन, एक नेचर का ट्रांजैक्शन चाहे 100 कंपनीज में हो रहा हो, 100 कंपनीज उसको सेम तरीके से ट्रीट करे, हम ये चाहते हैं, विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। हम चाहते हैं कंपेरेबिलिटी लेके आना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर एक ही ट्रांजैक्शन को सभी कंपनी सेम तरीके से रिकॉर्ड करेंगी तभी हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज दोज आर नॉट कंपेरेबल। याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बिजनेस ए जो है वो मशीनरी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करता है, बिजनेस बी जो है वो मशीनरी को एज एन एसेट ट्रीट करता है। अगर ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट होगा सिमिलर ट्रांजैक्शन का तो कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं। रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जब यूजर्स को यह पता चलेगा कि बिजनेस ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो उसका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा, वो रिलाई करने लगेगा अकाउंटिंग पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ट्रांसपेरेंसी क्या? अब अगेन याद करो वो कॉन्सेप्ट जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के शायद पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था, विच इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। उसमें हमने क्या बात करी थी कि अकाउंटिंग में हमें अपने सारे सिग्निफिकेंट और मैटीरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो कि यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सके। ठीक है, तो हम जब सारी चीजें दिखा रहे हैं, कुछ भी छुपा नहीं रहे, मतलब यूजर्स को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रांसपेरेंटली क्लियरली दिखाई दे रही है, इससे ट्रांसपेरेंसी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वही काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, यही ऑब्जेक्टिव है। और फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके यूजर्स जो हैं वो सही डिसीजन ले पाए, यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सिमिलर जो स्लाइड है वो हमारे पास, अच्छा एक और चीज, जो हमारे पास अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है आज की डेट में, जो आईसीएआई ने इशू करे हैं, उनका नंबर है 32। यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, स्टॉक के लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड एसेट के लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उस तरीके से 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने इशू किए हैं, जो आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग आइटम्स के लिए। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरह की स्लाइड हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं, जो कि ये वाली स्लाइड है। इसका भी मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बस लेवल चेंज हो रहा है। तो आईएफआरएस क्या है ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही। आईएफआरएस आर सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय आईएएसबी, और ये करते क्या है? दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या है? अक्रॉस कंट्रीज। तो मैंने बोला था ना ऑलमोस्ट सिमिलर है इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। वो आईसीएआई ने इशू किए थे, ये आईएएसबी ने इशू किए हैं। वो इंडिया स्पेसिफिक थे, हमें इंडिया में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी थी, ये वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो वाई दीज वर इंट्रोड्यूस्ड? विद ग्लोबलाइजेशन, यानी जब इंसान ज्यादा लालची हो गया, और लालची के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान ज्यादा समझदार हो गया, वो अपने बिजनेस को और बड़ा बना रहा है, उसके साथ बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग ए कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड की एक अकाउंटिंग लैंग्वेज, तभी पूरे वर्ल्ड के यूजर्स उसको समझ पाएंगे। हर कंट्री के रूल्स को याद करना एक इंसान के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन एक लैंग्वेज को याद करना इंसान के लिए जरूरी हो जाता है, राइट? मैं अगर इंग्लिश का एग्जांपल लूं, आप हर देश की लैंग्वेज तो नहीं समझ सकते ना, लेकिन अब इंग्लिश जो है वो एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो अगर आपने इंग्लिश को समझ लिया तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो आप एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट?
तो इसीलिए जैसे इंग्लिश एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, उसी तरीके से IFRS जो है वो अकाउंटिंग की ग्लोबल लैंग्वेज है, so that they can be easily understood and compared worldwide। यही हमने बात करी। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, बस अगेन एक दो पॉइंट इसमें अलग होंगे। क्या? प्रमोट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। वहां पे था यूनिफॉर्मिटी, बट दैट वाज विद इन इंडिया, ये हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। इंप्रूव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो सेम ही है। एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी, ये भी सेम है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला था ना, जब आप एक कंट्री से ज्यादा में डील करते हैं तो बाकी की कंट्रीज के इन्वेस्टर्स, बैंक्स भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स बन जाते हैं। अब जब उन यूजर्स को बात समझ में ही नहीं आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे भी नहीं। आपके अकाउंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको समझ में ही नहीं आ रहे तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले पाएंगे? लेकिन अगर आपने IFRS फॉलो करके अपने अकाउंट्स बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं, तब उसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट ले सकता है। तो आपको आपकी होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री के बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में आ सकता है। एंड अल्टीमेट गोल इज हेल्प यूजर मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस। ये था IFRS से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा। सिमिलर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह। अब जो है थर्ड पॉइंट वो है हमारा IND AS, जो कि आपको पता है दैट इज एन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS। ठीक है, IND AS आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, adopted in India and largely based on IFRS, International Financial Reporting Standards. They provide guidelines for preparation and presentation of financial statements। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम ही ये है कि वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया के साथ साथ स्पेसिफाइड या लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज को, लार्ज कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हैं, नॉट फॉर यू, बट मैं बस मेंशन कर रहा था। क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? इंडिया चाहती थी कि इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो अलाइन हो, किससे अलाइन हो? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यानी IFRS से। लेकिन ये साथ में ये भी चाहती थी कि हमारी जो बिजनेस कंडीशंस हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाए। इसीलिए IFRS में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और IND AS को लार्ज कंपनीज जो इंडिया की हैं उन पे अप्लाई कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स सेम चीज, इंप्रूव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल जी, जब बड़ी कंपनीज IND AS को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी तो उनके अकाउंट्स को वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के साथ जो IFRS फॉलो करती है उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। क्योंकि मॉडिफाई तो किया है बट इतना नहीं किया कि कंपेरेबिलिटी लूज हो जाए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। Enhance transparency and reliability, same point. Facilitate global business and investment, same point है। Help user make better economic decision, all the things are same। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो सभी तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेम है, बस IFRS IND AS में ग्लोबल की बात कर देते हैं और जो हमारे ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनमें कंपेरेबिलिटी होती है, बट दैट इज विद इन इंडिया। बस बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, काउंट ऑफ IND AS जो आज की डेट में अवेलेबल है वो है 40, यानी कि जो आपको याद होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 32 इशू किए हैं ICAI ने, उसके कंपैरिजन में अब बड़ी कंपनीज के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है विच आर IND AS वो है 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। देखो बेनिफिट्स ही ना सिमिलर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक क्यों गए? हम कंपेरेबिलिटी, हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, कंपेरेबिलिटी चाहते हैं, रिलायबिलिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने पढ़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, कंपनीज उनको फॉलो करके अकाउंटिंग करने लग गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लग गए, तो वही उसके बेनिफिट्स भी हो जाएंगे कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है उसके में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होती है। कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर बाय डिफरेंट बिजनेसेस। तो जिस पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए थे, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं तो वही पर्पस या वही ऑब्जेक्टिव उसके बेनिफिट्स बन जाते हैं।
कि कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे और वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए हुए माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए थे। कोई बिजनेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा तो उसके अकाउंट्स कंपेरेबल होंगे बाकी की सभी बिजनेसेस के साथ। दे मेक इट इजियर, दे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक इट इजियर टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। क्लियर? रिलायबिलिटी। अब देखो यूजर्स के दिमाग में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसेस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रूल्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा किया जा सकता है। मतलब यूजर्स रिलाय करते हैं फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदा भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, फाइनलिस्ट ट्रांसपेरेंसी, फुल डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है, और जब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारा डिस्क्लोजर कर दिया तो फिर कोई भी चीज आपने छुपाई नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी है। यूजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लियरली समझ सकते हैं विदाउट एनी हिडन फैक्ट। क्लियर? ओके जी। लिमिटेशंस भी हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। हर चीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे सबसे पहले जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो ह्यूमन एरर्स को और फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर सकता। देखो जो मर्जी काम कर लो, गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से, राइट? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोई ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का हुआ है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 10,000 रुपए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो ह्यूमन एरर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता। कम जरूर कर सकता है रूल्स बता के, गाइडलाइंस बता के, लेकिन ह्यूमन एरर्स तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें हेल्प नहीं कर सकता, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर फ्रॉड ऑल्सो। कोई यूजर अगर, कोई अकाउंटेंट अगर चाहे कि उसको इंटेंशनली कुछ गलती करनी है, कुछ फ्रॉड करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। That is a limitation of accounting standards. Accounting standards provide guidelines, but they can't completely eliminate error and fraudulent activities. ठीक है, यही हमने समझा। Requires professional judgment. Professional judgment क्या होता है? देखो जब आप हायर स्टडीज में जाओगे ना तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ नॉलेज होगी जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। ठीक है, डिसीजन ना पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। आपने कॉमर्स ली, वो आपका डिसीजन था। आपके किसी फ्रेंड ने साइंस ली है, वो उसका डिसीजन है। दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है, राइट? सबके अपने लॉजिक्स है, सबका अपना इंटरेस्ट है, सबके अपने रीजंस हैं। गलत दोनों नहीं है, लेकिन दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिया, राइट? क्योंकि डिसीजन पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कई बार ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं कि आपको कुछ जजमेंट लेना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ एस्टिमेट्स लगाने होते हैं, और वो एस्टिमेट्स या डिसीजन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जहां पे ये चेंज होने वाला फैक्टर आ जाता है वहां पे रिजल्ट भी थोड़े से अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड तो करवाते हैं बट कई जगह आपको जजमेंट लेने होते हैं। उसके लिए, उसकी वजह से रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। सर्टेन अकाउंटिंग डिसीजंस इन्वॉल्व एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। ये एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस का डिसीजन ही अलग अलग हो सकता है, विच में डिफर फ्रॉम वन अकाउंटेंट टू अनदर। और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। फाइनल है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, फिक्स्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है फॉलो करना। तो ये इससे क्या होता है, अकाउंटेंट की या बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए ये एक लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। वेरी गुड। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में कि बेनिफिट्स और लिमिटेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनते हैं?
अगर ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि हम अपने 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, एक अलग से आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप अभी भी पढ़ने वाले हो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आगे जाके अपने सिलेबस में। बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स के लिए नहीं बनता, कंपनीज के लिए बनता है। तो ये आपके 12th के सिलेबस में कवर होगा जब आप कंपनीज के अकाउंट्स बनाएंगे। और फिर नोट्स टू अकाउंट्स, ये 5 चीजें बनती हैं ट्रेडिशनल या ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो। इसी की जगह अब जो आईएफआरएस या इंडेस, इंडिया में इंडेस फॉलो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंटिंग नहीं है यार, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहां पे, दिस इज जस्ट अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिला के एक ही स्टेटमेंट क्रिएट हुआ जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स भी कवर हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कवर हो जाएगा। बैलेंस शीट जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, उसका नाम ही बदल के उन्होंने रख दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट सेम रहा, नोट्स टू अकाउंट का नाम बदल के रख दिया गया नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब यहां पे आपको वो फुल डिस्क्लोजर वाला आइटम्स डालने हैं, सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग चीजें आपको यहां पे डिस्क्लोज करनी है और आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो करी हैं। यहां से ये क्लियर हो गई बात। और लास्ट में एक एडिशनल जो कि सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होता है, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप पे अप्लाई नहीं होता, उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डालना होता है। ठीक है, यहां पे मैंने नोट भी डाल रखा है। इन क्लास 11 और इवन इन 12th ऑल्सो वी स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये वाले पढ़ने हैं हमें, नॉट एज पर आईएफआरएस एंड इंड एस। ये जो दिए गए हैं दैट इज जस्ट टॉट ओनली एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड अवेयरनेस, दैट्स इट। यही इनका पर्पस है, उसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, छोटी सी मीटिंग कराई गई है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लास्ट टॉपिक डिफरेंस। ये डिफरेंसेस सारे के सारे पीछे वाली स्लाइड से ही निकल के आ रहे हैं जो हमने पढ़ी हैं इन तीनों के लिए सेपरेटली। ठीक है, मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन इंडिया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आईएफआरएस का मीनिंग क्या हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज्ड बाय कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज्ड विद आईएफआरएस एंड अडेप्टेड इन इंडिया, ठीक है, मॉडिफाई किया और इंडिया में अप्लाई कर दिया। इश्यू कौन कौन करता है इसको? इश्यूड बाय आईसीएआई, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईएफआरएस जो है वो आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। इंडियस जो है वो आईएएस और एमसीए साथ में मिलकर इशू करते हैं। एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक गवर्नमेंट बॉडी है, आप फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? फॉलोड इन इंडिया बाय स्मॉल एंड नॉन स्पेसिफाइड बिजनेसेस। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस क्योंकि कुछ कंपनीज जो स्पेसिफाई यहां पे की गई हैं उनको इंडियस फॉलो करने हैं। नॉन स्पेसिफाइड मतलब जो कंपनीज इस स्पेसिफिक लिस्ट में नहीं आ रही हैं उनको यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके काम चल जाएगा। यूज्ड बाय कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, आईएफआरएस बिल्कुल सही है, सभी कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में फॉलो होते हैं। एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड इंडियन कंपनीज, जो हमने बात करी, गवर्नमेंट ने 3-4 कंडीशंस दी हैं, जो भी कंपनीज उन कंडीशंस में फॉलो करती है उनको इंड एएस फॉलो करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं सर। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन इंडियन अकाउंटिंग टू इंप्रूव ग्लोबल कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यहां पे ग्लोबल वर्ड का यूज हो गया। एंड टू अचीव ग्लोबल कंपेरेबिलिटी वाइल मीटिंग इंडियन रिक्वायरमेंट्स, ये हो गई हमारी इंड एएस की बात कि इसने ग्लोबल कंपेरेबिलिटी के साथ साथ इंडियन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने का काम किया है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। मेजरमेंट बेसिस, अब देखो यहां पे एक थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये आपको याद होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने अपने पार्ट 2, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में समझा था, राइट, जिसमें हम मशीन को या किसी भी एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, राइट। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए बोलते हैं और वही हम आगे भी फॉलो करने वाले हैं। लेकिन आईएफआरएस या इंड एएस के अकॉर्डिंग जब आप अकाउंटिंग करेंगे आगे जाकर, उसमें आपको फेयर वैल्यू, आपको याद होगा मैंने एक लैंड का एग्जांपल दिया था, 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आगे जाके वो 25 लाख रुपए की हो गई थी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो वो 10 लाख रुपए की ही रिकॉर्ड होगी यहां पे,
लेकिन यहां पे फेयर वैल्यू जो 25 लाख रुपए की थी उसको कंसीडर किया जाता है। और अकाउंट इंड एस में फेयर वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट दोनों को जगह जगह चेंज करके यूज किया जाता है। ठीक है। अप्रोच, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना फिक्स्ड रूल्स दे देते हैं आपको कि आपको यही फॉलो करने हैं। तो ये रूल बेस्ड है जिसमें आपको डिटेल्ड गाइडेंस और रिक्वायरमेंट्स दे दिए गए हैं कि आपको यही फॉलो करने हैं, एक अकाउंटेंट यही फॉलो करके चलेगा। आईएफआरएस और इंड एस जो है ना वो ज्यादा प्रिंसिपल बेस्ड है, वो बस आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं यहां पे, और फिर आप अकाउंटेंट के जजमेंट पे छोड़ देता है कि अब आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे जजमेंट अप्लाई करो और अकाउंटिंग करो। तो प्रिंसिपल बेस्ड है ये, जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसमें प्रोफेशनल जजमेंट कम रिक्वायर्ड होता है और इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट होता है। सेम इंड एस जो है वो लार्जली प्रिंसिपल बेस्ड है विद इंडियन मॉडिफिकेशंस, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको बोल सकता है कि 4 बेसिस दो और उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस और इंड एस में डिफरेंशिएट करो। दिस इज इट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो आपके लिए रिलेवेंट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने यहां पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन हमारी ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है। मैं 5 मिनट और लूंगा आपके, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन होगा, और क्विक रिवीजन होगा बूझो तो जाने सेक्शन से। उसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको अलग अलग कुछ सिचुएशंस दूंगा और उस सिचुएशंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन है द रेपुटेशन एंड लीडरशिप स्किल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये बात कर रहा है कि यार मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा रेप्यूटेड बंदा है, उसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट बैलेंस शीट में हम फिर भी इसको नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये कौन सा प्रिंसिपल बात करता है? उस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेकंड है डिलीवरी वैन परचेज्ड फॉर ₹5 लाख इज रिकॉर्डेड इन बुक्स एट इट्स परचेज प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस यानी हिस्टोरिकल प्राइस। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट, accounts of the businesses are prepared every year on 31st March। कौन सा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पीरियड के बारे में बात करता था कि हमें अपने बिजनेस के लाइफ स्पैन को छोटे छोटे पीरियड्स में बांटना होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स या अकाउंट को इंपैक्ट करता है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ ओनर इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। पर्सनल बैंक अकाउंट कौन सा है जिसमें हम बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग करके चलते हैं? उस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये उसका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट था, इसलिए उसके इस अकाउंट को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, दैट्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ए कंपनी परचेजेज अ मशीन एंड एक्सपेक्ट्स टू यूज इट इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स। एक मशीन खरीद रही, उसको आप काफी सालों तक यूज करने का एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि बिजनेस भी आपका लंबे टाइम तक चलता रहेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है। Human resource manager wants employee satisfaction and workplace harmony to be shown in financial statement। ये यार ये फिर वापस ले आए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, बोल रहे हैं रिकॉर्ड करो। हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करके चलेंगे। फोर्थ, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन फ्यूचर। अब यहां पे डिफिकल्टी है, कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिजनेस के अंदर, जिससे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, ओके जी। कुछ और, कंपनी एक्सपेक्ट्स लार्ज, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ए कंपनी एक्सपेक्ट्स लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर्स रिसीव्ड।
बट द गुड्स हैव नॉट येट बीन सोल्ड। आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ऑर्डर ही रिसीव हुआ है ना, पॉसिबल गेन है ये। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको पॉसिबल प्रॉफिट्स या गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, पॉसिबल लॉसेस जो है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए जब तक वो प्रॉफिट रियलाइज ना हो जाए, सर्टेन ना हो जाए, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली बट इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सी बात आ गई, अभी हमने पढ़ाई था वापस, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एक एसेट को शो करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए जी। अ कंपनी हैज बीन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कंटिन्यूज विद द सेम मेथड दिस ईयर ऑल्सो। यानी कि एक कंपनी ने पहले भी एक अकाउंटिंग मेथड यूज किया था पहले साल में, दूसरे साल में भी वो यूज कर रही है, कंसिस्टेंटली किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, किसी मेथड को फॉलो कर रही है। इसका नाम है कंसिस्टेंसी मेथड या कंसिस्टेंसी अजम्पशन या कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट वाज इट। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए जरूरी था, बट आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम टू टाइम अपने प्रीवियस चैप्टर्स के नोट्स को यूज करके और उसको रिवाइज करते रहें। अदरवाइज 6 महीने बाद अगर आप खोलने वाले हैं ना, तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको स्क्रैच से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे बेटर है 15-15 मिनट का रिवीजन सेशन अपने हर वीक चलाते रहो, हर चैप्टर के लिए। ठीक है, ओके जी। अब एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स के। ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं ना, उनको डिफाइन करने के लिए वो आपसे पूछ सकता है। जैसे डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा है, व्हाट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न पूछ सकता है, एक्रूअल अजम्पशन। ये बस 1 मार्क का है, तो आपको 2 या 3 लाइंस में छोटा सा आपको एक्सप्लेन करके अपना जवाब दे देना है। बिजनेस एंटिटी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, स्टेट और डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं, उनको बस आपको 1 या 2 लाइंस में आपको उसका आंसर देख के आना है। अगर यही 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, वो आपसे उनकी डेफिनेशन के साथ उसके एग्जांपल्स पूछ सकता है। जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन with examples, prudence concept with example, matching concept with example, dual aspect with examples, explain the need of accounting standards। थोड़ा सा आपको यहाँ पे elaborate करने पड़ेंगी चीजें कि जो हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे इन नोट्स में, जो अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, फाइनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आपसे कंटेंट ज्यादा पूछ सकता है। यहाँ पे उसने बोल दिया एक्सप्लेन एनी 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विद एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये तो हमने अच्छे से पढ़े ही हैं। एक्सप्लेन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस इन डिटेल्स, 3 जो हैं उनको डिटेल में पूछ सकता है वो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा था, एक स्लाइड अवेलेबल है जो जिसको आप रेफर कर सकते हैं आंसर देने के लिए। एक्सप्लेन गैप एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद देयर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल द टाइम, बाय बाय।